गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को जो है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में बताएंगे। इस पर 3 बातों को आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके 3 नियम हैं। पहला नियम है, पहले देखिए यहाँ पर, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला नियम आप फिगर को देख कर लिख सकते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी वह दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर चली जाएगी। यह आपका जो है पहला नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर चली जाएंगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा नियम आप यहीं से निकालेंगे कि जो किरणें क्या होगा, फोकस से होकर जाएंगी वह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा नियम ये हो गया। और तीसरा नियम की बात करती है, आप नियमों को ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, आप तो समझिए। तीसरा नियम हो जाएगा कि जो किरणें फोकस वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं वह दर्पण से टकराकर जब परावर्तित होती हैं तो पुनः उसी मार्ग से वापस चली जाती हैं। यानी कि पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएंगी। दूसरा नियम, जो किरणें फोकस से होकर जाती हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। और तीसरा नियम, जो किरणें सी से होकर जाएंगी, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण से जब परावर्तित होंगी तो उसी मार्ग से वापस चली जाएंगी। इन 3 नियमों को जो है ध्यान में रखते हुए हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करेंगे। किस तरह से बनाते हैं, इनमें इन तीनों में से किसी 2 का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। भाई देखिए, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण लेंगे? अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो या है। जब वस्तु अनंत पर स्थित है, हम यह जानने का प्रयास करेंगे। जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी या कहाँ बनेगा? आइए देखते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देंगे, हाथ से खींचने में मतलब कुछ इधर हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जितनी दूरी P और F की होगी उतनी ही दूरी जो है C और F की होनी चाहिए। वस्तु अनंत पर है,
ए बी। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप देखिए, अब इतना ध्यान रखेंगे कि अनंत से आने वाली किरणें जो होती हैं वह समानांतर आती हैं। अनंत से जितनी भी किरणें आती हैं सभी किरणें क्या होंगी? समानांतर होंगी। तो इसके लिए हम विशेष ध्यान रखेंगे कि ये पता होना चाहिए कि जब अनंत से किरणें आएंगी तो सभी किरणें क्या होंगी? समानांतर होंगी। तो हम दो समानांतर किरणों का प्रयोग करेंगे। पहली क्या किरण हो जाएगी जो फोकस से होकर जाएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ध्यान दीजिए। अब दूसरे हम ले रहे हैं ना, तो अनंत से आने वाली किरणों को हम दर्शाएंगे। ये हो गया आपकी फोकस से, और ये क्या हो जाएगी? आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगे। अब दूसरी किरण हम सी से लेंगे। तो सी से अब दोनों किरण समानांतर होनी चाहिए। क्या कीजिएगा? पर सी से आने वाली किरणें दर्पण से प्रभावित होकर उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। जल्दी से, यानी कि अनंत से आने वाली किरणें जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर स्थित है, तब मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी दो किरणें लेंगे, दोनों किरणें क्या होंगी? मुख्य अक्ष नहीं होंगी, किंतु ये दोनों किरणें आपस में क्या होंगी? समानांतर होंगी। तो एक किरण क्या होगी? फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, और दूसरी किरण जो है पहली किरण के समानांतर ही आएगी, किंतु वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और जब परावर्तित होगी तो पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये दोनों किरणें कहाँ काटती हैं? बी डैश पर काटती हैं। माना बी डैश पर काटती हैं, और बी डैश से मुख्य अक्ष पर जब लंब खींचते हैं तो बी ए डैश जो होगा ए बी का प्रतिबिंब होगा। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से छोटा होगा, और दर्पण की ओर ही बनेगा। क्या मतलब? जब वस्तु अनंत पर स्थित है तब प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? फोकस पर दूसरा उल्टा, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा वास्तविक। यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है फोकस पर बनता है, उल्टा होता है, और जब उल्टा है तो वो वास्तविक है और दर्पण की ओर ही बनता है। अब इसी क्रम में हम जो है इस वस्तु को आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब क्या होगा? दूसरी स्थिति, जब वस्तु दूसरा पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच में स्थित है। इधर अंक लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, वस्तु कहां पर है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वही का उपाय करेंगे हम लोग।
पहली किरण मुख्य के समानांतर ले जाएंगे और परावर्तन के पश्चात जो है किरण फोकस से होकर चली जाएगी, और दूसरी किरण जो है सी से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। इस प्रकार दोनों किरणें जो वस्तु जो ए बी है वह बी डैश पर काटती हैं, और यदि बी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब खींच देते हैं तो यही जो है ए बी का जो है ए डैश डी डैश प्रतिबिंब होगा। और ये कैसा होगा, अब देखिए इसको देख के बताना है कि वस्तु की स्थिति कहाँ है। कब, जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच में स्थित है तब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। दूसरा पॉइंट हो जाएगा वास्तविक, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा है तो वास्तविक यानी उल्टा वास्तविक, यानी जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम अगर आगे बढ़ना चाहें तो इन्हीं नियमों का प्रयोग करके जब वस्तु अगर सी पर स्थित होगी यानी वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो आप खींचे प्रयास करेंगे। जब सी और एफ के बीच में स्थित होगी, बीच में ले लेंगे, फिर इस प्रतिबिंब बनाएंगे। आप खुद प्रयास करेंगे इन दोनों नियमों का प्रयोग करते हुए। जब फोकस पर होगा स्थित तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, इसको भी आप ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबिंब आप खुद स्वयं खींचेंगे। और जब सी और एफ के बीच में होगा वस्तु तब क्या होगा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसे हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है, ध्यान दीजिए। अब वस्तु कहाँ पर है, जब वस्तु ध्रुव फोकस के बीच स्थित है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वही काम करेंगे। पहले मुख्य के समानांतर किरण लेके जाएंगे और परावर्तन के पश्चात फोकस होकर किरण हमारी चली जाएगी। अब दूसरी किरण को जब लेंगे हम सी से लेंगे तो देखिए यहाँ से किरण सी पर हम खींच नहीं सकते हैं, तो हम करेंगे क्या, सीधे इस पॉइंट से लेंगे और इसे मिलाएंगे। क्योंकि सी, अब ये किरण जो है सी से जाएंगी, दर्पण जब परावर्तित होंगी तो सी से ही वापस लौट जाएंगी। जब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही किरण यहाँ दूरी बढ़ रही है तो दोनों के बीच गैपिंग बढ़ रहा है, यानी कि दूर होती चली जा रही हैं और यहाँ करीब आते दर्पण के पास आते दोनों किरणें करीब आ गई। तो अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ किरणें नहीं मिल रही हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे कि पीछे की ओर खींचेंगे, डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे। अब ये किरणें कहाँ मिल रही हैं, डी डैश पर पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और ये ए डैश अर्थात बी डैश से जब मुख्य अक्ष लंब खींच देते हैं यहाँ पर ए बी का जो प्रतीक बनता है वह ए डैश डी डैश बनता है। और ध्यान देखिएगा यह प्रतिबिंब जो है क्या है, सीधा है। दूसरा बात यह क्या है, आभासी है, क्योंकि यह दर्पण के पीछे है। यानी जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित है तब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। यह अवतल दर्पण की में ही है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होती है तो वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है।
तो जिन बिंदुओं को हमने बताया है कि सबसे पहले कौन सा बिंदु लेंगे, अनंत लेंगे। दूसरा बिंदु क्या लेंगे, अनंत वक्रता केंद्र लेंगे। तीसरा बिंदु लेंगे वक्रता केंद्र पर लेंगे, तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु स्थित हो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सी और एफ के बीच में ले लेंगे, फिर एफ पर ले लेंगे। आपने देखा था कि जब वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर बना था, किंतु जब फोकस पर होगी तो जान जाइए कि अनंत पर बनेगा। लेकिन जब फोकस और ध्रुव के बीच में जब स्थित है, ऐसी अवस्था में उसका प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। अब हम बनाएंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब खींचेंगे। उत्तल दर्पण में अब देखिए, उत्तल दर्पण में हम वस्तु को दर्पण के ठीक परावर्तक तल के ठीक सामने रखते हैं, तो प्रतिबिंब बनाने के नियम वही रहेंगे। यानी पहली किरण क्या करेंगे, हम मुख्य अक्ष के समानांतर लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दर्पण के दूसरी ओर कलई की गई है, तो लेकिन जब किरण परावर्तित होगी तो वह फोकस के सीध में परावर्तित होगी, अर्थात नीचे को यहाँ पर डाटा मिला देंगे और ये सीधे परावर्तित, यानी फोकस के सीधे परावर्तित होगी। और दूसरी किरण जो लेंगे वक्रता केंद्र की ओर नहीं जाएगी, किंतु वह उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, अर्थात ये हो गया। अब दोनों किरणें जो है जहाँ का मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर इसका जो है प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश। अर्थात उत्तल दर्पण में हम ये देखते हैं कि जब वस्तु दर्पण की ओर होती है, यानी परावर्तक तल की ओर होती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। और जब यहाँ मिलती प्रतीत होती है तो यहाँ आभासी होगा। जहाँ भी किरणें मिलती प्रतीत होती हैं, वहाँ पर दोनों किरणें जब मिलेंगी या मिलती प्रतीत होंगी, वहाँ पर कैसा बनेगा प्रतिबिंब, आभासी बनेगा। यानी कि उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होगा। किसी तरह भी आप खींचेंगे, मतलब इसमें प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में किसी तरह से खींचेगा, उत्तल दर्पण में प्रत्येक समय प्रत्येक बार जो है वस्तु की स्थिति एक ही मिलेगी, पी और एफ के बीच में, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। अब हम बताएंगे कि कैसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान की जाती है। सिर्फ प्रतिबिंब को देखकर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान। अब आपको जब मैं पढ़ाया हूँ पीछे प्रतिबिंब बनने के नियम में, आप जो है इसे
प्रतिबिंब बनने के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि कौन सा दर्पण अवतल है, कौन सा दर्पण उत्तल है और कौन सा दर्पण समतल है। तब हम इसे देखेंगे कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं और जब दूर रखते हैं तो वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और जब उसे हम फोकस और ध्रुव के बीच में ले आते हैं तब वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। इसका मतलब हो गया कि यदि दर्पण के सामने, अगर हम अवतल दर्पण के सामने या दर्पण के सामने किसी वस्तु को पास लाते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बन जाता है, और दूर ले आते हैं तो उल्टा बन जाता है। तो आप समझ जाइएगा कि वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा, क्योंकि जब प्रतिबिंब हमने बनाया था तो वस्तु अनंत पर थी तो बकसा बना था, उल्टा ही बना था। सी और एफ के बीच में थी तो भी उल्टा बना था, या सी और अनंत के बीच में थी तो भी उल्टा बना था। लेकिन जब हम ध्रुव और फोकस के बीच में बनाए थे तो वह प्रतिबिंब क्या हो गया था? सीधा हो गया था। यानी दर्पण के जब पास आ गई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब क्या हो गया? सीधा हो गया। इसका मतलब हो गया कि अवतल दर्पण वह है, क्या होता है? जब वस्तु को हम दूर ले आते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, और जब एकदम करीब फोकस और ध्रुव के बीच लाते हैं तो सीधा बन जाता है। तो उस दर्पण को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। उसकी पहचान हो जाएगी। रही बात उत्तल दर्पण की, इसे कैसे पहचानेंगे? तो आपने देखा है प्रतिबिंब बनाने में कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है, उससे छोटा होता है। तो जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख के चाहे दूर ले जाएं और चाहे पास ले जाएं, प्रत्येक स्थिति में उसका जो है सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो आप समझिएगा कि वह जो दर्पण होगा वह उत्तल होगा। यानी जब किसी भी वस्तु को दर्पण के सामने रखकर हम दूर ले जाएं और चाहे पास लेके आएँ, दूर ले जाएं चाहे पास लेके आएँ, तो प्रत्येक स्थिति में क्या होगा? हमेशा वो सीधा ही बनता है। तो आप समझ जाएंगे कि वह दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। और समतल दर्पण की पहचान, इसकी पहचान कैसे करेंगे? जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को चाहे दूर ले जाएं चाहे पास ले जाएं, प्रत्येक स्थिति में जो है सीधा ही बनेगा और उतना ही लंबा बनेगा, बराबर बनेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। जितना बड़ा होगा उतना ही अगर बनेगा तो समझ जाइएगा वह दर्पण कौन सा है? आपका समतल दर्पण है। यानी समतल दर्पण में वस्तु की आकृति हमें सीधा बनेगी, लेकिन वस्तु के बराबर ही बनेगी, चाहे दूर ले जाएं चाहे पास ले जाएं। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसी बात नहीं है। उत्तल दर्पण में क्या होगा? वस्तु की आकृति छोटी बन जाएगी, सीधा बनेगी, आभासी बनेगी, छोटा हो जाएगा। लेकिन जिस दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को रखेंगे या दूर ले जाएं चाहे पास ले जाएं, वस्तु के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उतनी ही बराबर रहती है। तो समझ जाइएगा कि वह दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण है। इस प्रकार जो है हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान हम प्रतिबिंबों को देखकर कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, उसका जो पैमाना बनाकर बताया, पहचान करने की बात बताई थी। अब हम बताएंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण क्या उपयोग है? तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है, आप ध्यान देखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग जो डॉक्टर हैं आँख, नाक और गले की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा उसका उपयोग है अवतल दर्पण का कि दाढ़ी बनाने का काम आता है, क्योंकि जैसे ही हम जो है अपने चेहरे को फोकस और ध्रुव के मध्य रखेंगे, मतलब तो इसके जो बाल सब दिखाई देते हैं ना, मतलब बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जब ये दूर लेके जाएंगे तो भी दिखाई देते हैं। बस ये जान लीजिए कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने के काम में आता है। तो पहला क्या रहेगा यहाँ पर कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है?
दाढ़ी बनाने में पहला पॉइंट हो जाएगा, दाढ़ी बनाने में आता है। दूसरा उपयोग डॉक्टर लोग गले के भीतर के अंगों की जांच करने में, गला की जांच करने में, आँख की जांच करने में और आँख नाक की जांच करने में इसका उपयोग जो है डॉक्टर लोग करते हैं। और तीसरा जो प्रयोग हो जाएगा, तो आपने देखा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं, तो फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो है स्ट्रीट ये बस और ट्रक या ट्रेन की जो है लाइटों में होता है कि फोकस पर अगर हम किसी बल्ब को रखते हैं तो मुख्य किरणें जो भी निकलेंगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। तो ट्रक, मोटर या बस या गाड़ियों में जो है लाइट के रूप में आगे की ओर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग इसका उपयोग समझ लीजिए स्ट्रीट लाइटों में होता है, गलियों में जो है लैंपों में होता है, गलियों के लाइटों में होता है, वहाँ पर जो है उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग करते हैं। बस 2 ही पॉइंट, जितना आप लिख सकते हैं, जितना समझ सकते हैं उतना ही जाने का प्रयास करिए। सिर्फ किताब आप पढ़िए और फिर उसे आप ध्यान से समझिए। बस ये चैप्टर जो आपका जो खत्म हो गया, आगे कुछ बताना हो इसके बारे में तो हम बताएंगे। धन्यवाद।